नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित कपूर जनरल ज्ञान में मोहित पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और हमारे मोबाइल एप्लीकेशन पर का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी इंस्टॉल कर लें डाउनलोड करके, क्योंकि उस पर बिल्कुल ही नॉमिनल रेट पे आपके कोर्सेज अवेलेबल है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का बिना टाइम खराब करे। आज का टॉपिक, टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें और यूट्यूब पे लगातार हमारे वीडियोस आते हैं इंपॉर्टेंट आपके हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। एसएससी, रेलवे, इंटेलिजेंस ब्यूरो, सब एग्जाम से रिलेटेड जो भी बेसिक पॉइंट्स होते हैं, जो भी स्टैटिक वाला पार्ट होता है, उसको अपन यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बिना टाइम खराब करे आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज आपका पर्टिकुलर करंट अफेयर्स और करंट अफेयर के साथ हमारा जो स्टैटिक वाला पार्ट है उसको आज कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, ये वीडियो आपको थोड़ी देर में यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगा और लगातार हमारे वीडियो चलेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन राइट टाइम पर आप पर पहुंच जाए। ठीक है, चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपन इसमें। आज आपकी डेट है 16 सितंबर, 16 ऑफ सितंबर आज डेट है। और 16 सितंबर को हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन डे। और ओजोन डे केवल रटना नहीं है आपको, उससे रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट स्टैटिक फैक्ट आते हैं वो सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। ठीक है, तो आज आपका है कौन सा डे? ओजोन डे। ओजोन डे या ओजोन दिवस। ओजोन डे या ओजोन दिवस। ठीक है, तो सबसे पहले तो ओजोन डे मनाने का एक सिंपल सा लॉजिक आपको बता दूं। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हम चाहते हैं कि पृथ्वी की सुरक्षा करने के लिए, इवन पृथ्वी पर जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी मनुष्य हैं या जो भी एनिमल्स हैं, उनकी सुरक्षा के लिए ओजोन लेयर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी लेयर है। और यही लेयर पृथ्वी पर लाइफ को सेव करती है, पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा को सुनिश्चित करती है। ठीक है, तो ध्यान रखना आपको, ओजोन डे मनाते हैं ओजोन लेयर को डिप्लेशन से बचाने के लिए, यानी ओजोन लेयर को नष्ट होने से बचाने के लिए। ठीक है, और ओजोन डे जो सेलिब्रेट किया जाता है ये एक सम्मेलन की याद में किया जाता है। जो ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं वो एक समिट की याद में करते हैं। तो ध्यान रखना, ओजोन को बचाने के लिए आपकी दो समिट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इस पे पॉइंट समझना। देखो, एक तो ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, ओजोन परत संरक्षण के लिए हम इस डे को सेलिब्रेट क्यों करते हैं? ताकि हमारी पृथ्वी पर जो ओजोन परत है वो संरक्षित बनी रहे, उसका प्रोटेक्शन होता रहे। और ओजोन परत को संरक्षित करने के लिए बिल्कुल हम काम की चीज पढ़ते हैं, कोई भी अननेसेसरी अनवांटेड चीज नहीं पढ़ते। जो पर्टिकुलर स्पेसिफिक टॉपिक सीधे एग्जाम में आना है उसके हिसाब से बिल्कुल यहां पर चीजें पढ़ते हैं। देखिए, ओजोन परत संरक्षण, और ओजोन परत संरक्षण के लिए सबसे पहला एक सम्मेलन आपको याद रखना है 1985 में। और यह सम्मेलन कहां पर हुआ था? वियना। ये जो 1985 वाला सम्मेलन हुआ था ये कहां पर हुआ था? वियना सिटी। एंड वियना इज अ कैपिटल ऑफ ऑस्ट्रिया। जो कंट्री हो गई, देश हो गया, वो कौन सा हो गया? ऑस्ट्रिया, जो यूरोप का एक देश है। जो ऑस्ट्रिया है वो यूरोप का एक देश है। ठीक है, क्लियर है। और ऑस्ट्रिया की कैपिटल सिटी कौन सी है? वियना। और वियना में पहली बार 1985 में एक मीटिंग बुलाई गई थी, क्योंकि 1984 में ओजोन परत के ऊपर छेद का पता चला था भाई, कि ओजोन परत के ऊपर छेद है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ओजोन परत संरक्षण का पहला सम्मेलन तो वियना कन्वेंशन हुआ था। पूछा जाए तो पढ़ लेना, एग्जाम में कम आया हुआ है, पर रेयर चीजें जो होती है उन्हें पूछ लिया जाता है कई बार, तो ध्यान रखना। ठीक है, ओजोन परत के लिए जो सबसे मेन सम्मेलन हुआ था उसको अपन कहते हैं मॉन्ट्रियल समिट। इसको हम किस नाम से जानते हैं? मॉन्ट्रियल समिट या मॉन्ट्रियल सम्मेलन। मॉन्ट्रियल समिट या मॉन्ट्रियल सम्मेलन।
और मॉन्ट्रियल सम्मेलन के बारे में, ये ओजोन लेयर को बचाने के लिए समिट की गई थी। ये समिट कब हुई थी? तो ये हुई थी 16 सितंबर 1987 को, 16 सितंबर 1987 को ये समिट हुई थी। एंड आपसे पूछा जाता है जो मॉन्ट्रियल सिटी है वो कौन से देश में पड़ता है? तो कंट्री कौन सा हो गया आपका? कनाडा। कनाडा। कनाडा बिल्कुल आपका करंट अफेयर के हिसाब से बहुत ही फेमस चल रहा है, क्योंकि कनाडा में इसी साल प्रधानमंत्री के चुनाव हुए हैं और कनाडा के नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं मार्क कार्नी। ठीक है, साथ में इस बार का जो 2025 का जो G7 समिट हुई है वो यहीं पर हुई है। तो मैं दो चीजें अगर आप बोल रहे हो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ध्यान रखना। देखो, एक तो कनाडा में आपसे सबसे इंपॉर्टेंट जो मॉन्ट्रियल सिटी है, देखो एक तो आपको ध्यान रखना है, इससे रिलेटेड मैं यहाँ पर फैक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, कनाडा में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आपका चल रही है कि एक तो कनाडा के जो न्यू पीएम बने, इस तरह से लिख देता हूँ यहाँ पर साइड में ताकि आपको ध्यान हो जाए। ठीक है, हम बात करते हैं कनाडा। कनाडा के जो न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, आपको पता है पिछले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? जस्टिन ट्रूडो। कौन थे? जस्टिन ट्रूडो, जिसके समय भारत और कनाडा के संबंध खराब हो गए थे। ठीक है, और इस समय जो नए पीएम बने ये कौन बने? मार्क कार्नी। मार्क कार्नी। नए जो प्रधानमंत्री बने ये कौन बने? मार्क कार्नी। एक तो आप ये याद रख लेना। ठीक है, और दूसरा कनाडा में ही इस साल क्या हुई है? ये तो पीएम हो गए, और कनाडा में इस साल आपकी कौन सी समिट हुई है? G7 समिट, G7 सम्मेलन। और G7 सम्मेलन जो 2025 वाला हुआ इस बार, वो भी कहां पर हुआ? कनाडा में हो। तो दो चीजें कनाडा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी। ठीक है, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो मॉन्ट्रियल सिटी मैंने आपको बताई, ये जो मॉन्ट्रियल सिटी बताई, यहां अभी आपने देखा होगा एक डोपिंग एजेंसी वाला मामला चल रहा था, क्योंकि इसमें मैं आपको करंट भी बताता चल रहा हूं। तो एक है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी और एक है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। तो जो वाडा है उसका मुख्यालय कहां पर है? मॉन्ट्रियल में। तो यहीं पर लिख लेना मॉन्ट्रियल में। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है द हेड ऑफिस ऑफ वाडा, द हेड ऑफिस ऑफ वाडा, ठीक है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। अगर आप बिल्कुल ये वीडियोस और आपके लेक्चर सारे डिटेल में चाहते हो, डीपली चाहते हो, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चाहते हो, तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना। उस पे भारत में, पूरे इंडिया में सबसे सस्ते कोर्स और सबसे परफेक्ट कोर्स हमारे एप्लीकेशन पर ही अवेलेबल है। ठीक है, क्लियर है यहाँ पर? तो हेड ऑफिस ऑफ वाडा, वाडा का मुख्यालय कहां पर हो गया? मॉन्ट्रियल में। तो ये सम्मेलन आपका हुआ। ठीक है, इसमें डिसाइड किया गया कि जो लगातार ओजोन परत कम होती जा रही है, डिस्ट्रॉय होती जा रही है, उसको बचाने के लिए हम क्या करें। इसलिए ये 16 सितंबर की डेट आपकी ओजोन डे मनाने के लिए क्या की गई? पिक की गई। कौन सी डेट? 16 सितंबर। पर आपसे अगर यह पूछा जाए कि हमने ओजोन दिवस मनाने की जो शुरुआत है वो कब से करी है, तो ओजोन दिवस मनाने में दो चीजें आपको ध्यान रखनी है। देखो, अगर आपसे पूछा जाए एग्जाम में कि जो ओजोन डे हम सेलिब्रेट करते हैं, ओजोन डे जो हम मनाते हैं, ठीक है, उस ओजोन डे की जो शुरुआत की गई थी, ओजोन डे की जो स्टार्टिंग की गई थी वो कब से की गई थी? ओजोन डे की स्टार्टिंग या जो ओजोन डे है उसकी शुरुआत कब से की गई थी? तो ये की गई थी 16 सितंबर 1994 से। यहां तक क्लियर है क्या? 16 सितंबर तो डेट इंपॉर्टेंट है, पर कब से शुरू किया गया हमने? तो हमने इसको 1987 से शुरू नहीं किया, हमने कब से किया? 1994 से। और दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ओजोन डे कौन सी संस्था, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो इसे सेलिब्रेट करती है? कौन सी संस्था है वो जो इसको मनाती है? तो आपको पता है पूरे दुनिया में एनवायरनमेंट को बचाने के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है यूएनईपी। ठीक है, तो इसको ऑर्गेनाइज्ड कौन कराती है? ये संस्था कराती है। बेसिक पॉइंट्स इसके बारे में जो है आप याद रख लेना। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम।
ठीक है, हिंदी में इसको लिखेंगे संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ठीक है, स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएनईपी में 2 पॉइंट्स आपसे और पूछे जाते हैं कि एक तो यूएनईपी की स्थापना कब हुई थी। यूएनईपी की जो स्थापना की गई थी, इसे जो एस्टेब्लिश किया गया था वो कौन से ईयर में किया गया था, तो इसको किया गया था 1972। 1972 में इसको क्या किया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था। 1972 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और आपसे पूछा जाता है कि यूएनईपी का हेड ऑफिस कहां पर है। सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड बात याद रखनी है, तो इसका हेड ऑफिस है नैरोबी। इसका जो हेड ऑफिस है वो कहां पर पड़ता है, नैरोबी। एंड नैरोबी कहां की कैपिटल है, केन्या। ठीक है, नैरोबी जो है वो कौन से कंट्री की कैपिटल है, केन्या। केन्या कहां पड़ता है, अफ्रीका में। याद रह जाएगा क्या। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम ही इसको ओजोन डे को हर साल मनाता है, ओजोन डे को हर साल सेलिब्रेट करता है। स्टार्टिंग हुई थी 1994 से, और डेट जो 16 सितंबर की पिक करी है वो मॉन्ट्रियल सम्मेलन वाली डेट पिक करी है, 16 सितंबर 1987। यहां तक चीजें क्लियर है। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कि ओजोन गैस करती क्या है। ठीक है, तो आगे इसको देखते हैं। देखो, अगर आप बात करेंगे ओजोन गैस की, जो ओजोन गैस होती है वो क्या है, तो सिंपल सा पता है, ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बनती है। तो इसका फॉर्मलाइजेशन जो होता है वो कौन सा होता है, O3 होता है। ठीक है, ये कैसी गैस है, ये एक प्रकार की नीली गैस है। ये आपको ध्यान रखना है। हमारे एटमॉस्फेयर में बाकी जो गैसेस होती है ऑलमोस्ट उनका कोई कलर नहीं होता, पर जो ओजोन गैस है वो कैसे कलर की गैस है, ये एक ब्लू गैस है। अच्छा, बाकी गैसों में स्मेल भी जनरली नहीं होती है, मैक्सिमम एटमॉस्फेयर की गैसों में, पर इसमें स्मेल होती है, और इसमें क्लोरीन जैसी स्मेल होती है। ठीक है, तो इसमें लिख देना क्लोरीन, क्लोरीन। इस तरह आप एक बार लिखने ला, क्लोरीन गैस जैसी गंध, क्लोरीन गैस जैसी गंध। ठीक है, स्मेल लाइक क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन जैसी गंध वाली गैस होती है कौन सी, ओजोन। अच्छा, एक चीज, ओजोन गैस हाइट पर रहती है। आपको पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ओजोन गैस आपको एटमॉस्फेयर की कौन सी लेयर में पाई जाती है, तो ओजोन इज सिचुएटेड एट द अपर लेयर्स ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर। अपर लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, समताप मंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है। समताप मंडल की ऊपरी परत में पाई जाती है। ठीक है, और लगभग आप बोल सकते हो ये 32 से लेके, ठीक है भाई, आपका जैसे जनरल क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है 32 से लेके 50 किलोमीटर की जो हाइट होती है उस तक जनरली आपको कौन सी गैस मिलेगी, ओजोन गैस मिलेगी। 32 किलोमीटर से लेके 50 किलोमीटर की जो हाइट होती है, डिपेंड करता है ऑप्शन आपके कैसे दे रखे हैं, उसके हिसाब से आपका अपना आंसर मैनेज करना है। तो 32 से लेके 50 किलोमीटर की हाइट पर कौन सी गैस पाई जाती है, ओजोन गैस पाई जाती है। ठीक है, अब ओजोन गैस का मेन काम क्या होता है, तो इसका जो सबसे मेन काम होता है टू फिल्टर अल्ट्रावायलेट रेज। ठीक है, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना, पराबैंगनी किरणों का अवशोषण करना।
हालांकि जो यूवी रेज होती है वो दो तरह की होती है, एक तो होती है यूवी ए, एक होती है यूवी बी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि ओजोन लेयर किसका एब्जॉर्प्शन ज्यादा करती है, तो इसमें आप हमेशा ध्यान रखना अल्ट्रा वायलेट रेज बी। यानी आपका अगर ए और बी दोनों हो तो आपका आंसर हमेशा कौन सा होगा? यूवी बी। कौन सा होगा? यूवी बी। क्लियर है? अच्छा, क्यों करती है? आपको पता है सन जो होता है, पॉइंट समझना, देखो जो सन होता है, जो सूर्य होता है, उससे हमें दो तरह की रेडिएशन सबसे मेनली मिलती है। तो एक रेडिएशन जो हमें मिलती है वो तो होती है अल्ट्रावायलेट, एक रेडिएशन जो हमें मिलती है वो तो होती है अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस। ठीक है, यानी पराबैंगनी विकिरण, पराबैंगनी विकिरण या पराबैंगनी किरणें। ठीक है, और सन से आने वाली जो दूसरी होती है वो होती है इंफ्रारेड, इंफ्रारेड रेडिएशंस। इंफ्रारेड रेडिएशन, अवरक्त विकिरण। कौन से विकिरण होते हैं? अवरक्त विकिरण। ठीक है, अब होता क्या है कि इंफ्रारेड रेडिएशन के कांटेक्ट में हमारी बॉडी आती है तो हमारी बॉडी का जो मेलानिन का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। किसका लेवल बढ़ जाता है? मेलानिन का लेवल। और मेलानिन के बढ़ने से आपने देखा होगा ज्यादा आप धूप में घूमते हो तो कुछ समय के लिए आपकी स्किन का कलर काला हो जाता है या डार्क हो जाता है, पर ये परमानेंट नहीं होता, ये चेंज भी हो सकता है। हाँ, अगर आप ज्यादा इन किरणों के कांटेक्ट में हो तो आपकी बॉडी में जेनेटिक चेंजेस भी हो सकते हैं, एक रेयर केस में। ठीक है, जनरली इससे हमारी बॉडी का सनबर्न हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा इनसे बचने के लिए, इंफ्रारेड से बचने के लिए हम क्या करते हैं? सनस्क्रीन लगाते हैं। तो सनस्क्रीन लगाने से क्या होता है? सन से जो सीधे इंफ्रारेड आ रही है उसके कांटेक्ट में हमारी स्किन नहीं आ पाती है और हमारी स्किन बच जाती है, पर उससे एक नेगेटिव इंपैक्ट भी होता है। नेगेटिव इंपैक्ट क्या होता है? क्योंकि हमारी बॉडी में जो स्किन होती है, इस स्किन के नीचे एक कोलेस्ट्रॉल की लेयर होती है। ठीक है, और जैसे ही यूवी रेज आती है वो कोलेस्ट्रॉल से क्रिया करती है। ठीक है, और कोलेस्ट्रॉल से क्रिया करके क्या होता है? आपका विटामिन D3 का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? विटामिन D3। तो ध्यान रखना जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है वो क्या बनाने में होता है? विटामिन D3। इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या बनाने में होता है? विटामिन D3। ठीक है, तो आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी में विटामिन डी बनता है तो हमारे जो लिवर होता है और किडनी होती है वो उसको कैल्सी, क्योंकि विटामिन डी को अपन क्या बोलते हैं? कैल्सीफेरॉल। तो वो कैल्सीफेरॉल को दूसरे कंपाउंड में चेंज कर देती है और ये कंपाउंड क्या करता है? हमारे बॉडी में जो भी आपका फास्फोरस या बाकी जो चीजें आ रही है उनको, फास्फोरस पोटेशियम को एब्जॉर्ब करता है और हमारी हड्डियों को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य की धूप जो होती है, सनलाइट जो होती है, वो विटामिन डी बनाती है, पर उसमें कौन सी रेडिएशन का ज्यादा योगदान होता है विटामिन डी बनाने में? तो हमेशा किसका होता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का होता है। अब आपने अगर क्या किया कि इंफ्रारेड रेडिएशन जो आपकी बॉडी पे आ रहे हैं उनसे बचने के लिए आपने सनस्क्रीन लगा ली, तो अल्ट्रावायलेट भी आपकी बॉडी से कांटेक्ट नहीं कर पाएगी और उस कंडीशन में आपकी बॉडी विटामिन D3 नहीं बनाएगी और बॉडी में विटामिन D3 की कमी हो जाएगी और डी की कमी होने से आपकी हड्डियां कमजोर हो जाएगी। तो यदि आप नॉनवेज सोर्स खाते हैं, मछली खाते हैं, अंडे खाते हैं, तो आपके विटामिन डी बनेगा, पर अगर आप वेजिटेरियन हैं तब आपके पास कोई भी सोर्स नहीं है विटामिन डी बनाने का, तब आपको फिर डॉक्टर सप्लीमेंट लिखता है, आपको विटामिन डी की या तो हर हफ्ते गोली खानी पड़ती है या आपको एक लिक्विड आता है विटामिन डी का वो पीना पड़ता है, या अगर ज्यादा डेफिशिएंसी होती है तो आपको विटामिन डी का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। क्लियर है? तो आपसे जब भी पूछे विटामिन डी के निर्माण में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, तो आपका किसका होता है? अल्ट्रावायलेट रेज का होता है। ठीक है, मैंने आपको ओजोन का क्या काम बताया था? ओजोन लेयर जो होती है वो अल्ट्रावायलेट रेज को एब्जॉर्ब कर लेती है और एब्जॉर्ब करने के बाद क्या करती है? आपका बहुत कम पृथ्वी तक भेजती है। ये जरूरी है क्योंकि अगर पृथ्वी पे ओजोन परत नहीं होती तो हमें स्किन कैंसर हो जाता, क्योंकि सारी की सारी अल्ट्रावायलेट रेज हमारी स्किन पे पड़ती। तो एक तरह से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी पर
जीवन की सुरक्षा करने वाली जो गैस है वो कौन सी गैस है? ओजोन। क्लियर है यहां तक सभी को? और उसी के प्रोटेक्शन के लिए अवेयरनेस के रूप में हम हर साल कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? ओजोन डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है। अब आपसे यह पूछा जाता है कि ओजोन परत को नष्ट करने के लिए कौन कौन से कंपाउंड जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, तो इसमें लिख देना ओजोन लेयर destroyed by some compounds। ठीक है, या फिर आप इसको फैक्टर्स लिख सकते हो। ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारक, ओजोन परत को नष्ट करने वाले कारक। अब कौन कौन से फैक्टर होते हैं? तो ध्यान रखना, ओजोन परत को नष्ट करने के लिए सबसे पहले रेस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे घर के होम अप्लायंसेस। ठीक है, यानी हमारे घर के अंदर जो भी होम अप्लायंसेस है उसमें मैं नाम भी लिख दूंगा, होम अप्लायंसेस या हमारे घरेलू उपकरण। हमारे जो घरेलू उपकरण होते हैं, और घरेलू उपकरण में भी दो चीजें हैं, एक तो हमारा एसी, ठीक है, एयर कंडीशनर, और एक रेफ्रिजरेटर। और दूसरा कौन सा हो गया? रेफ्रिजरेटर। ये दो क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इनमें से दोनों में कूलिंग ट्यूब्स होती है। एसी में भी आपने देखा होगा गैस होती है, फ्रिज में भी कंप्रेसर गैस बनाता है, और उससे फिर हमारे एसी या हमारा जो फ्रिज होता है वो लगातार क्या करता है? कूलिंग करता है। ठीक है, और उसके अंदर जो एक कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं CFC। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है आपको जरूर से जरूर CFC का नाम मिलेगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, हिंदी में भी लिख देता हूं इसको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये रेस्पॉन्सिबल है, ये एक ग्रीन हाउस गैस भी है, और साथ साथ में ये ओजोन लेयर का डिप्लेशन भी करती है। साथ साथ में इसका एक कंटेंट होता है जिसको बोलते हैं फ्रियॉन। इसका एक और कंटेंट होता है जिसको किस नाम से जाना जाता है? फ्रियॉन के नाम से जाना जाता है। तो ये दो जो होते हैं ये ओजोन परत को नष्ट करेंगे। अब जो एसी आ रहे हैं उनमें सब CFC नहीं निकलती, HFC और PFC निकलती है। हालांकि ये ओजोन लेयर को नष्ट नहीं करती, पर ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बढ़ाती है, पृथ्वी का, हमारी अर्थ का एवरेज टेम्परेचर तो बढ़ा रही है, तो अल्टीमेटली हमें नुकसान तो होता ही है। ठीक है, अब ध्यान रखना एक तो ये, और दूसरा इसके लिए जो रेस्पॉन्सिबल होते हैं वो है जेट इंजन। जेट इंजन दूसरा रेस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए, जेट इंजन। हालांकि जेट इंजन का रोल बहुत कम हो जाता है, क्योंकि जेट इंजन कितने उड़ते हैं? जेट विमान कितने उड़ते हैं? जबकि फ्रिज और एसी तो घर घर में है। ठीक है, तो देखो जेट विमान जो होते हैं, जो जेट इंजन होते हैं, इन जेट इंजन का जो धुआं होता है, इन जेट इंजन से निकला हुआ जो धुआं होता है, इन जेट इंजन का जो स्मोक होता है, ठीक है, उसमें होते हैं द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, और ये नाइट्रोजन के कोई भी हो सकता है। मैं NOx लिख देता हूं, NOx। X का मीनिंग आप वैल्यू चेंज करते जाओ। नाइट्रोजन 2 लगा दोगे तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, 3 लगा दोगे तो नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, 4 लगा दोगे तो नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड। ऐसे नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड्स होते हैं वो क्या करते हैं? ओजोन लेयर को नष्ट करने का काम करते हैं। पर जो सबसे ज्यादा रोल है हमारा इसमें, आज भी देखें तो एसी में अब दिक्कत नहीं है, पर जो आज भी जो फ्रिज है
उनमें से फ्रियोन और सीएफसी का कंटेंट मौजूद होता है, और ये गैसें हल्की होती है, ये ऊपर उठती है और ओजोन लेयर को पतला करती है। हम क्या कहते हैं, ओजोन परत में छेद हो गया। छेद नहीं होता, ओजोन की मोटाई कम हो जाती है। तो आपने देखा होगा जितनी अच्छी ओजोन की मोटाई होगी उतना ही अल्ट्रावायलेट रेस को अच्छे से फिल्टर कर पाएगी, और जब इसकी मोटाई यानी थिकनेस कम होगी तो अच्छे से फिल्टर नहीं कर पाएगी और पृथ्वी पर ज्यादा से ज्यादा यूवी पहुंचेगी और हमारी स्किन को हार्म पहुंचाएगी, हमारी जो स्किन होगी उसको नुकसान पहुंचाएगी। क्लियर है क्या? तो ये ध्यान रखना। इसलिए एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो ओजोन लेयर की डेप्थ होती है, ओजोन लेयर की जो डेप्थ होती है, ओजोन लेयर की मोटाई, ओजोन परत की मोटाई, तो ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? तो इसके लिए जो हम यूनिट काम में लेते हैं, इसके लिए जो हम यूनिट काम में लेते हैं, ठीक है, वो यूनिट आपकी कौन सी होती है? डॉप्सन। ये यूनिट कौन सी होती है? डॉप्सन। और डॉप्सन का मतलब होता है, ये बराबर होती है 0.01 मिलीमीटर, 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो जब भी आपसे पूछा जाएगा कि ओजोन परत की मोटाई को मापने के लिए हम कौन सी यूनिट को इस्तेमाल करते हैं, तो यूनिट होती है डॉप्सन। और डॉप्सन को अगर हम कन्वर्ट करें तो ये कितनी होती है? 0.01 मिलीमीटर होती है। ठीक है, ओजोन गैस के बारे में अगर पूछा जाए तो ओजोन गैस हमारे श्रोभ मंडल के लिए, यानी हम सब कौन से मंडल में रहते हैं? श्रोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर, तो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल होती है, क्योंकि अगर ये गैस हम सीधे कंज्यूम कर जाएं तो हमारे लंग्स में इंफेक्शन हो सकता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम डैमेज हो सकता है, हमारे लंग्स डैमेज हो सकते हैं, सांस लेने में तकलीफ हो सकती है और रेस्पिरेशन सिस्टम में बहुत सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, पेड़ पौधे इसके प्रभाव में मुरझा जाते हैं। तो हमें जीवन तो प्रदान करती है, पर यह गैस ऊपर ही अच्छी है भाई, 32 किलोमीटर 50 किलोमीटर पे नीचे आ गई तो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। ठीक है, तो उम्मीद है मैंने आपको ओजोन लेयर के जो भी फैक्ट बताए वो आप अच्छे से कर लोगे। एग्जाम में इन्हीं में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपका आ जाता है। आपसे ये पूछा जाएगा कि ओजोन जो लेयर है, एक क्वेश्चन कई बार इस तरह से पूछता है कि ओजोन लेयर में जो होल था, ठीक है, ओजोन परत में छिद्र, ओजोन परत में छिद्र, उसका पता कब चला? तो ध्यान रखना, ओजोन परत में छिद्र का पता चला बाय सैटेलाइट सर्वे, बाय सैटेलाइट सर्वे। सैटेलाइट सर्वे में ओजोन परत के छिद्र का क्या चला? पता चला। ये कब चला था? इन 1984, 1984 में ये पता चला। और ओजोन परत में छिद्र कौन से मिला? ठीक है, तो इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, इन अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, अंटार्कटिका महाद्वीप में इस छिद्र का पता चला। अंटार्कटिका महाद्वीप में इस छिद्र का पता चला। और ये छोटा मोटा होल नहीं था, मतलब डेप्थ कोई छोटी मोटी कम नहीं हुई थी। ठीक है, एक्चुअल में क्या हुआ कि ये जो छिद्र था ये लगभग ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से भी बड़ा था जो अंटार्कटिका के ऊपर मिला था। पर अब रिपोर्ट अच्छी है, राहत की बात है, क्योंकि लगातार हमने चीजों को, जो हमारे होम अप्लायंसेज है उन्हें हमने अपग्रेड किया है और अब उनमें से सीएफसी का कंटेंट और फ्रियोन का कंटेंट कम कर दिया है। इसलिए अब ओजोन लेयर की मोटाई वापस बढ़ चुकी है, क्योंकि ओजोन अपने आप ही बनती है। जब अल्ट्रावायलेट आती है तो वो O3 को ब्रेक करती है,
और O2 को ब्रेक करती है, और O2 उसमें से 2 O बन जाएंगे, वो किसी और O2 के साथ मिक्स हो जाएंगे और O3 बन जाएगी। तो ओजोन बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली बनती है। पर अगर बहुत तेजी से वो नष्ट हो रही है तो हमारी पृथ्वी के लिए खतरा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में, हमारे सोलर सिस्टम में जितने प्लेनेट हैं उसमें एक पृथ्वी ही है जिस पर प्रॉपर ओजोन की परत है, इसलिए कॉस्मिक रेस से भी हमें बचाती है। इसलिए ध्यान रखना, अगर हम किसी दूसरे ग्रह पर जाकर बसते हैं, हम मून पर जाके बसते हैं, हम मार्स पर जाकर रहते हैं, तो वहां हम ऐसे खुले में नहीं घूम पाएंगे, क्योंकि वहां हमें बचाने के लिए, हमारी स्किन को बचाने के लिए कोई भी ओजोन लेयर। क्लियर है क्या? तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। आपके अगर कुछ क्वेश्चंस रहते हैं टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट जरूर करें, मैं निश्चित रूप से सबका आंसर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। और अगर आप एसएससी, रेलवे या किसी अन्य नेशनल लेवल के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा एप्लीकेशन पे जाकर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको एक बार इंस्टॉल करें और बिल्कुल नॉमिनल रेट पर आपका 2 ईयर की वैलिडिटी के साथ कोर्स अवेलेबल है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा कि आपको बहुत फायदा मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलेंगे किसी अन्य क्लास में। बहुत बहुत धन्यवाद।